गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में दिया था। इस क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर पाए थे। आज की क्लास में हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देन आगे की बातें कुछ करेंगे, डिटरमिनेंट के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ ट्रू फॉल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इक्वल 9। और इसी तरीके से ये दो एक्सप्रेशन और दे रखे हैं। उसके बाद कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 एंड 1। इस कंप्लीट का स्क्वायर पूछा गया है। स्टूडेंट, ये एक्सप्रेशन देखने के बाद आपके माइंड में कुछ तो चल रहा होगा कि ऐसा एक्सप्रेशन हमने कहीं तो देखा है। और आप लोगों को अगर थोड़ा भी याद हो तो ये एक्सप्रेशन हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट के फॉर्मूले में देखा है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 एंड 1। ये वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। और ये कंप्लीट इक्वल आएगा 2 टाइम्स डिटरमिनेंट के। गॉट इट स्टूडेंट? सो बेसिकली हमें ज्यादा कुछ नहीं, अगर इसका इधर स्क्वायर करते हैं तो इधर भी स्क्वायर करने की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि इक्वल आएगा 4 टाइम्स डेल स्क्वायर। मतलब एरिया निकालो, उसका स्क्वायर करो और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट? 4 से। सो एरिया बेसिकली सबसे पहले हमें यहां पर दिख रहा है कि अगर इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से कन्वर्ट किया है तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये जो ऑर्डर पेयर या फिर हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट है, इन कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट तीनों किसके होंगे? ट्राइंगल के। लेट अस कंसीडर ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट हैं। ये पॉइंट मान लिया ए हमने, ये पॉइंट बी मान लिया और ये पॉइंट सी मान लिया। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लिए, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लिए और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 मान लिए। अब आप लोग अगर ध्यान से देखें तो यहां से यहां तक की अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो a से b तक की डिस्टेंस निकालनी हो तो ये होता है स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। गॉट इट स्टूडेंट? और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, जो कि वैल्यू हमारे पास 9 है। तो इसकी वैल्यू अगर यहां पर पुट डाउन करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 3। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट a से b तक की जो डिस्टेंस हो वो 3 यूनिट्स है। मे बी ये सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर, कुछ भी हो, लेकिन ये 3 यूनिट्स है। सेम तरीके से हम b से c तक की डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे, वो इक्वल आएगा x2 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 होल स्क्वायर। और यहां से इस क्वेश्चन से हमें इसकी भी वैल्यू मिल रही है, जो कि 16 है। स्क्वायर रूट 16 स्टूडेंट 4 होता है। इन द सेम वे हम कह सकते हैं a से c तक की जो डिस्टेंस है वो होगी x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू रखते हैं तो स्क्वायर रूट 25 स्टूडेंट 5 होता है। दैट मीन्स ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। और अगर आप इन तीनों ट्रिपलेट को देखें, इन तीनों नंबर्स को देखें तो 3 4 5 ये ट्रिपलेट होते हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल के। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो स्टूडेंट अगर ये ए, ये बी, ये सी मानो तो ए से सी तक की डिस्टेंस है 5 यूनिट, ए से बी तक की डिस्टेंस है 3 यूनिट और बी से सी तक की यूनिट है डिस्टेंस है 4 यूनिट। और हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया इजिली निकाल सकते हैं, वो होता है 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। ये अच्छे से पता है स्टूडेंट। तो हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2। बेस क्या होता है? यहां पर 3 है, हाइट क्या है? परपेंडिकुलर हाइट 4। कैंसिल आउट करेंगे, यहां पर हमें मिलेगा 6। गॉट इट स्टूडेंट? सो बेसिकली ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाई 6 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू वी कैन से दैट 144। जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी स्टूडेंट
वो और कुछ नहीं जो होगी 144 होगी। गॉट इट स्टूडेंट? तो बेसिकली ये था क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट करके यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया ये जो तीन डिस्टेंस है या ट्रिपलेट, ये तीनों डिस्टेंस है जो ट्रिपलेट है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है। और राइट एंगल ट्राइंगल साइड, अगर राइट एंगल ट्राइंगल दे रखे हो तो उसका एरिया हम इजिली निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। जहां से हमें 6 यूनिट इसकी डिस्टेंस, सॉरी इसका एरिया मिला, वो यहाँ पर इसकी वैल्यू रिप्लेस की, रिप्लेस वैल्यू करने के बाद 144 अपना रिक्वायर्ड आंसर आया। गॉट इट स्टूडेंट? इसके बाद हम कुछ बातें हम पीछे की करेंगे कि डिटरमिनेंट में क्या होना चाहिए। 4 से 5 स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, ट्रू है या फॉल्स, हमें इनका जवाब देना है। ओके स्टूडेंट? सो मैं पहले उन 4-5 स्टेटमेंट्स को यहां पर लिख रहा हूं। आपको वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सोचना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो कहां से आया है, और फॉल्स है तो इसका क्या रीजन है फॉल्स है। गॉट इट स्टूडेंट? ओके। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 3 से 4 स्टेटमेंट हैं। तो आपको ये बताना है इन स्टेटमेंट से आपने क्या सीखा, इनके बारे में क्या क्या आप जानते हैं। सबसे पहले माइनर और कोफैक्टर। आपने डिटरमिनेंट के अंदर या मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का माइनर निकालना सीखा है और कोफैक्टर भी निकालना सीखा है। माइनर आप लोगों को अच्छे से पता है, जिस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में माइनर निकालना होता है उस रो और उस कॉलम को एक्सपेंड लेफ्ट और डिलीट करके बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं उनका डिटरमिनेंट निकालना क्या कहलाता है, माइनर। दूसरी बात, कोफैक्टर के अगर बारे में बात करें तो Cij इक्वल होता है -1 की पावर i प्लस j इंटू माइनर। दैट मीन्स अगर हमें C12 निकालना है तो हमें -1 की पावर 1+2 करना पड़ेगा। उसके साथ साथ A12 एलिमेंट का हमें माइनर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो कि यहां पर रखने के बाद क्या मिलेगा हमें, कोफैक्टर। ठीक है, तो ये दोनों बातें हम अच्छे से जानते हैं। उसके बाद कहा है डिटरमिनेंट सोल्व करते टाइम प्लस और माइनस कहां से आता है। आप लोगों को अच्छे से पता है, अगर यहां पर मैं डिटरमिनेंट सोल्व करूं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो जो प्लस और माइनस सिंबल हमने आपको रूल बताया कि इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस आता है, वो कहां से आता है। तो आप लोगों को हमने एलिमेंट और कोफैक्टर्स के बीच में मल्टीप्लाई करने के बाद किसी पर्टिकुलर रो के, कोई भी रो सेलेक्ट की, उसके एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, वो क्या होता है, डिटरमिनेंट। और हमें अच्छे से पता है जो अगर वो डिटरमिनेंट होता है, जो प्लस और माइनस सिंबल आता है वो इनके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स में प्लस और माइनस की वजह से आता है। दैट मीन्स यहां पर अगर इसका कोफैक्टर निकालना चाहें तो -1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 2 आएगा। दैट मीन्स इसके लिए प्लस लिखा जाएगा। इसके लिए -1 की पावर 1 + 2 करोगे, इसके लिए -1 की पावर 1 + 1 करोगे, इसके लिए -1 की पावर 1 + 3। तो इन दोनों सिचुएशन में तो प्लस आएगा और इसमें क्या आएगा, माइनस। अगर आपको कहा जाए कि सेकंड रो के बारे में बताओ तो इस एक्सप्रेशन के लिए प्लस आएगा, नहीं सॉरी माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि -1 की पावर 2 + 1 दैट मीन्स माइनस आएगा। इस एलिमेंट के लिए -1 की पावर 2 + 2 दैट मीन्स प्लस आएगा, और इस एलिमेंट के लिए -1 की पावर 2 + 3 दैट मीन्स माइनस आएगा। गॉट इट स्टूडेंट? मतलब अगर हमें रो फर्स्ट के अलोंग एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेट करने वाले मेथड से डिटरमिनेंट निकालना हो तो इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस। लेकिन अगर रो सेकंड के लिए करना हो तो इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, इसके लिए प्लस, सॉरी इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस। इसी तरीके से इसके लिए प्लस आएगा, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि सिंबल क्या क्या होते हैं, तो पहले के लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, यहां माइनस प्लस माइनस और यहां प्लस माइनस प्लस। स्टूडेंट अगर आप रो फर्स्ट के अलोंग काम कर रहे हैं तो पहले एलिमेंट के साथ प्लस, दूसरे के लिए माइनस, तीसरे के लिए प्लस। अगर थर्ड के लिए कर रहे हैं तो भी सेम, लेकिन सेकंड के लिए कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस, मतलब फर्स्ट के लिए माइनस, सेकंड के लिए प्लस, थर्ड के लिए माइनस होता है। सेम तरीके से अगर ऑब्जर्व करें, अगर हमें कॉलम सेकंड के अलोंग डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है तो ध्यान रहे ये एलिमेंट होता है A12 दैट मींस -1 की पावर 1 + 2 दैट मींस नेगेटिव। तो इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, ये
ओवरऑल हमने लिख दिया है, चाहे इसको आप याद कर लें, कोई आर्ग्यू नहीं है, याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि किसके लिए कोफैक्टर में माइनस आएगा और किसके लिए कोफैक्टर में प्लस आएगा। गॉट इट स्टूडेंट? मतलब ये इन जनरल नेगेटिव और पॉजिटिव है। अगर कोफैक्टर की कैलकुलेशन में एक नेगेटिव पॉजिटिव और आ जाता है तो मे भी साइन चेंज हो सकता है, लेकिन यहां पर इन जनरल हम ये लेके चलेंगे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते टाइम। तो बेसिकली कहां से आते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि कोफैक्टर से आते हैं। कहां से आते हैं? कोफैक्टर्स। अच्छा, तो दूसरी स्टेटमेंट होगी, फर्स्ट भी होगी। थर्ड में, अगर किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो क्या होगा? स्टूडेंट, हमने एक बात साफ बताई थी, किसी पर्टिकुलर रो, एक रो ली, उसके एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है, क्या होगा? मतलब वैल्यू उस एक्सप्रेशन की क्या आ जाएगी? 0। बता चुके हैं। इसी के साथ साथ अगर किसी रो के एलिमेंट्स को उसी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करें करके ऐड करें, अधूरी स्टेटमेंट है स्टूडेंट, करके ऐड करें तो आप लोगों को पता है वो वैल्यू किसकी होगी? डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, की वैल्यू आएगी। ओके स्टूडेंट? सेम अगर किसी रो के एलिमेंट को किसी कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, देखो इसमें तो अलग ही बात है, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया है। इन्होंने कहा कि अगर किसी पर्टिकुलर रो को उठाया, मतलब इसके रो ले ली, रो 28 सेकेंड, और किसी कॉलम, मान लो थर्ड कॉलम ले लिया, इसके एलिमेंट्स को इसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें, तो हमने आज तक ऐसा अभी तक तो कोई रिजल्ट बताया नहीं है, तो इस रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। गॉट इट स्टूडेंट? स्टूडेंट ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं रिलेटेड टू डिटरमिनेंट, एंड देन आफ्टर दैट कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिटरमिनेंट के लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उन प्रॉपर्टीज पे आपको फोकस रखना है, वो प्रॉपर्टीज मोस्ट यूजफुल है जो क्वेश्चन की कैलकुलेशन को रिड्यूस करेंगे। गॉट इट स्टूडेंट? ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ ये है, तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो। गिवन दैट x इक्वल -9, स्टूडेंट दिस इज अ -9, नॉट अ a, -a, दिस इज अ -9 इज अ रूट ऑफ दिस डिटरमिनेंट विच इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये है कि इस इक्वेशन का x इक्वल टू -9 क्या है? एक रूट। द अदर टू रूट्स a एंड b, मतलब इसके दो रूट और भी दे रखे हैं, a एंड b, एंड देन फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a मल्टीप्लाई b। आपको ए बी की वैल्यू पूछी गई है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये रूट किस इक्वेशन का है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन के लिए हम इसको लिखेंगे x3 7 2x2 7 6x, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दे रखी है आपको, और यहां पर x इक्वल टू -9 इसका रूट भी दे रखा है। चलो, तो स्टूडेंट यहां पर अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, मान लो फर्स्ट रो के अलॉन्ग काम कर रहे हैं, तो मैं आप शॉर्टकट चल रहा हूं, आप लोगों को प्रॉपरली लिखना है। ठीक है, -3 के लिए करेंगे तो 2x - 14 प्लस 7 इंटू ये गया 12 - 7x दैट इज इक्वल टू 0, ये आपको दे रखा है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, x³ -12x -6x प्लस 42 प्लस 12 7 84 -7 7 जा 49x दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट, सो x³ इट विल बिकम x³, ये भी माइनस ये भी, दैट मीन्स 12 प्लस 6 18 और 49, 9 8 17 और 6। ओके, माइनस का 67x, और ये आ गया 4 और 2 6, 8 और 4 12, दैट इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे होंगे, इस एक्सप्रेशन को जब हमने सोल्व किया तो इसकी वैल्यू आई x³ -67x प्लस 126 इक्वल्स टू 0। गॉट इट?
सो बेसिकली इन्होंने कहा है कि जो इसके रूट्स हैं, हमें अच्छे से पता है यहां पर एक रूट तो -9 दे दिया और बाकी दो रूट हैं वो a और b है। अब पहला मेथड तो ये कहता है कि आप इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट निकालो। बेसिक मेथड तो ये कहता है आप इस क्यूबिक इक्वेशंस के रूट निकालो, रूट निकालने के बाद -9 को छोड़ के बाकी जो दो रूट आएंगे उन दोनों का क्या कर दो आप प्रोडक्ट। एक तो मेथड ये है। और दूसरा आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, ये अगर हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट है अल्फा, बीटा एंड गामा, तो हमें अच्छे से पता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, प्लस माइनस, दैट मीन्स -d/a। अगर हमें पूछा जाए अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा क्या होता है, तो प्लस c/a होता है। इसी तरीके से अगर सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा जाए तो वो होता है -b/a। ये की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक चैप्टर के अंदर क्यूबिक इक्वेशन के बारे में भी आपने कुछ पढ़ा होगा, तो उसके क्लास 11th का टॉपिक है। इसमें क्लास 10th में भी इतना पढ़ लेते हैं हम, बस बेसिक तो इतना पढ़ लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का कॉन्सेप्ट लगाता हूं तो -9 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b किसके इक्वल होगा, आप ध्यान से देखेंगे, -d दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस लगाओ और कोफिशिएंट x³ का लिखो। तो माइनस लगाया 126 लिखा और इसका कोफिशिएंट 1 है। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, ab दैट इज इक्वल्स टू 126 डिवाइड बाय 9, दैट मीन्स 9 1 जा 9, 3 9 4 जा 36। दैट मीन्स स्टूडेंट यहां से जो a इंटू b की जो वैल्यू आई वो अपनी फाइनल वैल्यू क्या आ गई 14। गॉट इट स्टूडेंट। तो ये की कॉन्सेप्ट था इसके पीछे का और अच्छा क्वेश्चन था। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको घर से भी ट्राई करने हैं, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कहा जाएगा ये अगर आप ध्यान से देखें, अगर इसी बात को मैं लिख देता कि गिवन दैट x इक्वल टू -9 इज अ रूट ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, और ये सिंगुलर मैट्रिक्स आपको पता है जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड अदर रूट्स आर a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनटू b। तो भी यही प्रोसेस लगना था, यहां पर इन्होंने दे दिया। अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में भी यूज कर लेता तो भी कॉन्सेप्ट यही रहता। गॉट इट स्टूडेंट। तो आगे मूव करते हैं, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफी ओल्ड क्वेश्चन है, IIT JEE में 1981 में आया हुआ है। इसमें कहा है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन डिटरमिनेंट 1 4 20 1 -2 5 1 2x 5x² दैट इक्वल्स टू 0। आपको इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है, तो ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ ये क्वेश्चन आप घर पे आराम से कर लेंगे, तो ये आपका होमवर्क है। तो स्टूडेंट इसके बाद प्रॉपर्टीज पर जाने से पहले आपको थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बेसिकली नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में बताते, देन प्रॉपर्टीज पर चलेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले आपको किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। सो स्टूडेंट बेसिकली ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर एंट्रीज हैं aij टाइप की, जिसका ऑर्डर n क्रॉस m। स्टूडेंट यहां पर मैंने n क्रॉस m लिखा है, दैट मींस n एंड m कैन बी डिफरेंट नेचुरल नंबर्स। ओके, यहां पर मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर, दैट मींस नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अगर अलग अलग भी हैं तो भी चल जाएगा। तो ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का कैसे करते हैं, होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डिनोट किससे करते हैं।
डिनोटेड बाय ए डैश। कुछ स्टूडेंट्स ये भी लिखते हैं, कुछ टीचर्स का मानना ये है ए टी भी लिख देते हैं, और बस मे बी कुछ ये भी लिख देते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से। बाकी हम दो सिंबल यूज करेंगे, डैश और ए, पावर में टी लगा दिया। बेसिकली इसका यूज क्या है, व्हाट इज द ट्रांसपोज? ट्रांसपोज से स्टूडेंट्स बेसिकली रो इंटरचेंज विद कॉलम्स, रोज इंटरचेंज विद कॉलम। अगर हम कॉलम्स को रो से इंटरचेंज कर दें, या कॉलम को रो से या रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दें, बेसिकली वो कहलाता है ट्रांसपोज। एग्जाम्पल के तौर पे पहले इन जनरल मैट्रिक्स लेके चलते हैं। ए आई, ए अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो यहां से दिस इंप्लाइज, अगर ए ट्रांसपोज की बात करेंगे तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे ए जे आई, और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस m है वो चेंज हो जाएगा m क्रॉस n में। गॉट इट? अगर आपको समझ नहीं आया तो ये एग्जांपल देखने के बाद आप इजीली इस बात को समझ लेंगे कि मीनिंग है क्या। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ध्यान रखना रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो हम रो को उठा रहे हैं और कॉलम में लिख रहे हैं। फर्स्ट रो को उठाया और फर्स्ट कॉलम बना दिया इसका। गॉट इट? सेकंड रो उठाई, ये एरो नहीं लगाना, ये समझाने के लिए बताया जा रहा है। A21, A22, A23। इसी तरीके से थर्ड रो उठाई और इसको कॉलम बना दिया A31, A32 एंड A33। स्टूडेंट, ये बेसिकली ट्रांसपोज होता है किसी मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स लिए जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 -3 5 0 और 7, और आप लोगों को अच्छे से पता है यहां पर नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। अगर आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने की जरूरत पड़ी तो आप लोगों को अच्छे से पता है फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे 1 2 -3 एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे 5 0 7। आप इजीली देख पा सकते हैं कि यहां पर रो 3 है, कॉलम 2 है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो गया। 2 क्रॉस 3 किस में चेंज हो गया? 3 क्रॉस 2 में। इस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स का क्या कैलकुलेट करते हैं? ट्रांसपोज। गॉट इट स्टूडेंट? अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज we will move on the properties of determinant. So basically this is the most and most important part of this chapter, which is determinant. तो क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट? प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहली प्रॉपर्टीज, स्टूडेंट हमेशा आपको याद रखना है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। स्टूडेंट, प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हो और उसका डिटरमिनेंट निकालते हो तो डिटरमिनेंट पे ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं आता। दैट मीन्स ये अगर मैट्रिक्स ए है और यहां पर इसका ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज, तो ध्यान रहे स्टूडेंट, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का निकालो चाहे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का निकालो, दोनों क्या होते हैं? सेम। इसका मीनिंग ये है, दैट इज कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो चाहे मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों हमेशा क्या होते हैं? सेम। गॉट इट स्टूडेंट? इसी तरीके से दूसरी जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी, अगर आप इसका क्वेश्चन चाहें तो हम इसका क्वेश्चन बता सकते हैं। मीनिंग क्या है, एक्चुअल में ये हो कैसे रहा है, थोड़ा सा फील करवाते हैं। मान लो ए मैट्रिक्स हमारे पास A11, A12, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेते हैं, 2 1 2 2, ताकि इजिली हम कर पाए।
आपको पता है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आएगा A11 मल्टीप्लाई A22 माइनस A12 मल्टीप्लाई A21। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यही है। अब हमने ट्रांसपोज निकाला इस मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज हमें पता है ये आएगा A11 A12 A21 और A22। अब इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसको फिल भी करवाएंगे, ऐसा हो क्यों रहा है। A11 A22 माइनस A21 A21 और A12। आप इन दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है। यही वैल्यू एक्सप्रेशन यहां लिखा है, यही यहां पर लिखा है। अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट, ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, रो फर्स्ट का यूज कर लिया। मान लो थोड़ी देर के लिए हमें पता है, चाहे आप रो फर्स्ट के अलोंग जाओ, चाहे रो सेकंड के, चाहे कॉलम फर्स्ट के, चाहे कॉलम सेकंड के, हम जो वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू हमेशा सेम रहती है। अगर हम रो फर्स्ट के अलोंग गए, जो डिटरमिनेंट निकाला लिख लिया। अब हम ये तलाश करेंगे क्या वही रो के एलिमेंट, उस रो के एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ट्रांसपोज करने से सिर्फ रो कॉलम में इंटरचेंज होता है और कॉलम रो में इंटरचेंज होता है। दैट मींस यहां पर जो काम हमने फर्स्ट रो के लिए किया है वही काम हम अगर कॉलम फर्स्ट के लिए कर दे तो बात सेम होगी कि नहीं होगी। यहां पर A11 A12, तो यहां पर भी A11 A12 है। तो स्टूडेंट बेसिकली यहां पर अगर मैं रो फर्स्ट के अलोंग जाऊं और यहां पर अगर मैं कॉलम फर्स्ट के अलोंग जाऊं, कॉलम फर्स्ट, तो दोनों बातें क्या हैं, सेम। दोनों बातें क्या हैं यहां पर, सेम। ध्यान से देख लो, अगर सेम है इसका मतलब दोनों का डिटरमिनेंट यहां पर क्या, आप फील कर सकते हो। अदरवाइज आप इजीली, हमने कैलकुलेट करके भी बताया है, ये प्रूफ है, ये फील करने की बातें हैं। यहां पर आपको काउंटर एग्जांपल मत ला के रख देना, सर ये लो कि ये दो एलिमेंट्स हमने सेम ही ले लिए थे, ये तीन एलिमेंट सेम ले, ये और ये सेम ले लिया था। तो ऐसा एग्जांपल लाने की जरूरत नहीं है, उस सिनेरियो में भी सेम ही रहेंगे। लेकिन इन जनरल ये प्रूफ हमने कर दिया है 2x2 का एग्जांपल लेके। आप 3x3 4x4 किसी का भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब कुछ स्टूडेंट का मानना होगा, सर हमें आपने 1x1 2x2 और 3x3 के डिटरमिनेंट सोल्व करने बताए, आपने 4x4 का डिटरमिनेंट तो बताया ही नहीं। तो स्टूडेंट 4x4 का भी डिटरमिनेंट आपको बता सकते हैं, कैसे करना है थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं, हम पहले प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट हम डिटरमिनेंट चल बताएंगे आपको 4x4 का कैसे सोल्व होगा, 5x5 का कैसे सोल्व होगा। गॉट इट स्टूडेंट। सो प्रॉपर्टी अपनी नेक्स्ट है, इसको हटा देते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है किसी डिटरमिनेंट के दो रो या फिर दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाएं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है 0। दैट मींस इफ टू रोज, स्लैश में हम कॉलम भी लिख रहे हैं, ऑफ एनी डिटरमिनेंट are identical, then value of determinant is 0। अगर किसी रो नहीं सॉरी अगर किसी डिटरमिनेंट की दो रो या फिर दो कॉलम सेम हो जाएं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बताई है, 0। एग्जाम्पल बताते हैं। और इसी बात में अगर मैं एक स्टेटमेंट और भी लिख दूं, चलो वो बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मान लो स्टूडेंट्स हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 1 2 5 0 7 3 और माइनस का 5 सॉरी माइनस का 2 माइनस का 4 और प्लस का 10, ये डिटरमिनेंट है, आपको सोल्व करना है। तो स्टूडेंट
एक तो एग्जांपल ये है और एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल है -257 302 और -2 5 और 7। तो सबसे पहले कहा है कि दो रो या कॉलम किसी डिटरमिनेंट के अगर सेम हो जाएं तो हम बोलेंगे डिटरमिनेंट उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, 0। तो आप यहां पर अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो रो फर्स्ट और रो थर्ड दोनों यहां पर सेम दिख रही हैं। सेम दिख रही हैं, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट को आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू क्या बोल सकते हैं, 0। अच्छा, इसको आप सोल्व करके देखेंगे तो भी वैल्यू 0 ही आएगी। यहां पर आ जाए, वो तो इस प्रॉपर्टी से डायरेक्टली आप बता पा रहे हो, लेकिन यहां पर आ जाओ, ये कैसे होगा। स्टूडेंट, आपने डिटरमिनेंट में डिटरमिनेंट को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना नहीं सीखा है कि अगर इस डिटरमिनेंट को किसी कांस्टेंट से मेरे को मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई कैसे होता है। मैं थोड़ा सा बताता हूं, फिर उसके बाद हम डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, वो सभी चीजें बात करेंगे, सभी के बारे में। अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कर्न मीनिंग क्या है कि अगर यहां पर ये डिटरमिनेंट दे रखा है, आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि डिटरमिनेंट के अंदर अगर किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो वो वैल्यू या तो किसी रो से मल्टीप्लाई होगी या किसी कॉलम से। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उस वैल्यू को किसी भी एक रो से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये नहीं है जो आपके माइंड में चल रहा होगा, सर अगर मेरे को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है इस डिटरमिनेंट को, तो 2 से इन सभी एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट इज रॉन्ग। ये नहीं होता। आपको करना क्या होता है, अगर किसी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करना है तो वो नंबर इस डिटरमिनेंट की किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। अब एक बात सोचो, अगर हम किसी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हमें कॉमन लेना हुआ तो भी किसी एक रो या किसी कॉलम से कॉमन लेंगे। अगर ये करेंगे तो स्टूडेंट एक बात ध्यान से सुनो, मान लो अगर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना हो, 2 से मल्टीप्लाई करना हो तो 2 यहां पर इस रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे भी या इससे भी, या फिर किसी एक कॉलम से, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इससे, या फिर थर्ड कॉलम से। और अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना या कॉमन लेना या डिवाइड करना, ये चीजें सारी सेम सेम है। दैट मीन्स अगर हम मल्टीप्लाई अगर एक रो या एक कॉलम से करते हैं तो कॉमन भी एक रो या एक कॉलम से ही लेंगे। यहां पर अगर हमें दिख रहा है कि अगर 2 या फिर -2 अगर मैं कॉमन ले सकूं तो कुछ बन सकती है बात। सोचो, अगर मैं यहां से -2 कॉमन लेता हूं तो बाकी एंट्रीज तो सेम रहेंगी, 0 7 और 3। यहां से अगर मैंने -2 कॉमन लिया, वो -2 बाहर लिखा गया, यहां बचा 1, यहां 2 और यहां -5। ध्यान से देखो स्टूडेंट, यही बना गया। अब ध्यान से देखो, और मैंने ये बताया था अगर किसी नंबर से अगर किसी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना हो तो ये नंबर किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। अब उठा के अगर इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू दोनों सेम है। सेम है तो इसका मतलब ठीक है, हम सही कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, वो ठीक ले रहे हैं। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये -2 और यहां पर रो फर्स्ट और रो थर्ड दोनों फिर सेम होगी। दैट मीन्स डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। और -2 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। गॉट इट स्टूडेंट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर 2 रो या फिर 2 कॉलम अगर सेम हो जाएं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। इसी प्रॉपर्टी को बेस में रखते हुए इसी का सेकंड पार्ट बोल सकते हैं या फिर इसी का स्पेशल केस बोल सकते हैं, इफ all entries of any row या फिर कॉलम in a determinant is 0। अगर किसी रो की सारी एंट्री या किसी एक कॉलम की सारी एंट्री 0 हो जाए, देन value of determinant is also 0।
वो कैसे? स्टूडेंट ये तो बेसिक है, ध्यान से देखना। एक एग्जांपल सिलेक्ट करते हैं। मान लिया 250,390 -507 और 0। हमने कहा किसी डिटरमिनेंट की एक रो, कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम अगर 0 हो रहा हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डायरेक्टली ये बता दिया। लेकिन हम अगर सोल्व करना भी चाहें तो आप लोगों को मैंने बताया था डिटरमिनेंट आप किसी भी एक रो या एक कॉलम को एक्सपेंड करके सोल्व कर सकते हैं। यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर ये कर सकते हैं तो आप उस रो और उस कॉलम का यूज किया करो जहां पर जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज प्रेजेंट होंगे तो हमारी कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। कैसे? अब देखना, इसका डिटरमिनेंट सोल्व कर रहे हैं, ध्यान से स्टूडेंट देखना। मैंने क्या किया, इस कॉलम के अलोंग डिटरमिनेंट सोल्व करना स्टार्ट किया। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए ये पोजीशन होती है 0 मल्टीप्लाई नंबर को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई। अब इसका कोफैक्टर अगर निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 3 A13 होता है ये, इनटू डिटरमिनेंट कुछ ना कुछ तो आएगा, फिर आएगा प्लस। हम अगर -1 की पावर ऐसे कुछ कर रहे हैं तो कोफैक्टर के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। अब इस नंबर को लिया 0 मल्टीप्लाई बाई -1 की पावर, ये पोजीशन है 2 3, यहां पर लिखा जाएगा 2 + 3। ओके स्टूडेंट, 2 3 और फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा उस कोफैक्टर उस डिटरमिनेंट से 2 × 2 इस रो। अच्छा, इसके लिए क्या आएगा ये भी देख लो। इस रो के अलोंग कर इस एलिमेंट का कर रहे हैं तो ये कॉलम और ये रो खत्म, यहां पर आएगा 3 9 -5 और 7। इसके लिए कर रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम खत्म, 2 एलिमेंट तो ये बचेंगे 2 और 5 और 2 एलिमेंट -5 और 7 बचेंगे। गॉट इट? इसके साथ साथ प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -1 की पावर, इसकी पोजीशन है 3 और 3, दैट मीन्स 3 + 3। अब इसके लिए अगर डिटरमिनेंट लिखना चाहे 2 × 2 का तो ये कॉलम ये रो खत्म, एलिमेंट बचे 2 5 3 और 9। ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये एलिमेंट हमेशा मल्टीप्लाई में रहता है और अगर ये एलिमेंट ही मल्टीप्लाई में है तो इनके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर कुछ भी हो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएंगे? 0। तो ये एक्सप्रेशन कंप्लीट 0, ये भी 0, ये भी 0, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हुआ? 0। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर किसी डिटरमिनेंट की एक कंप्लीट रो के एंट्री 0 है या एक कंप्लीट कॉलम के एंट्री 0 है तो आप डायरेक्टली उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बता सकते हैं? 0। गॉट इट स्टूडेंट? सो ये कुछ हमने तीन प्रॉपर्टी या 4 प्रॉपर्टी या 3 प्रॉपर्टी बता दी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3, ध्यान से देखना। इसमें कहा गया है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डिटरमिनेंट बाय नंबर के। मतलब अगर वो जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट बताया, ओरली बताया कि हम किसी रो में से या तो कॉमन निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर रो से, या अगर किसी कांस्टेंट को किसी डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करना है तो वो कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर एक रो से मल्टीप्लाई हो सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर एक कॉलम से। तो वही कॉन्सेप्ट हम इसमें बताने जा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डिटरमिनेंट बाय अ नंबर कांस्टेंट के। तो स्टूडेंट लेट अस कंसीडर हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है जिसके अंदर एंट्रीज हैं ए बी सी या A1 B1 C1, A2 B2 एंड C2, A3 B3 एंड C3। मान लो स्टूडेंट इस डिटरमिनेंट को हमें किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो आपके माइंड में ये नहीं चलना चाहिए कि ये कांस्टेंट ये नहीं चलना चाहिए कि सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा ये कांस्टेंट, नहीं। तो करना क्या है, इस कांस्टेंट के लिए आपके पास 6 ऑप्शन है। आप हो सकता है रो फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो, हो सकता है आप रो सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो, हो सकता है आप रो थर्ड में मल्टीप्लाई कर दो, हो सकता है आप कॉलम फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो, हो सकता है आप कॉलम सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो, हो सकता है आप कॉलम थर्ड में मल्टीप्लाई कर दो। तो आपकी मर्जी है, आप इस कांस्टेंट को आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो। दैट मीन्स अगर हम इस कांस्टेंट को फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा KA1, KA2 एंड KA3।
यहाँ सॉरी गलत लिख दिया, KA1 KB1 KC1, और यहां पर सेम रहेंगी दोनों रो A2 B2 C2, और यहां पर A3 B3 C3। हो सकता है कुछ स्टूडेंट यहां पर इस कांस्टेंट को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई ना करके ये थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड रो कॉलम को पहले लिख दो KC1 KC2 KC3, और बाकी को लिख दो बाद में A2 B2 और ये A3 और B3। तो स्टूडेंट यहां पर इस कांस्टेंट k को हमने रो फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, और यहां पर इस कांस्टेंट k को हमने कॉलम थर्ड से मल्टीप्लाई किया। गॉट इट स्टूडेंट? C3 यहां पर कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, C3 एक कांस्टेंट नंबर है। ओके, कुछ भी हो सकता है यहां पर, लेकिन ये कांस्टेंट, ये अलग है, ये अलग है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। स्टूडेंट हमेशा हम बात क्या याद रखते हैं कि इस कांस्टेंट को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप यहां से ये कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं कि अगर किसी रो के अंदर कोई कॉमन फैक्टर, किसी रो या किसी कॉलम के अंदर कोई कॉमन फैक्टर प्रेजेंट है, तो उस कॉमन फैक्टर को आप कॉमन लेके बाहर भी लिख सकते हो। दैट मीन्स अगर यहां पर आपको कोई डिटरमिनेंट ऐसा गिवन है, तो आप इस डिटरमिनेंट को यहां से इस थ्रू आउट के कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेने के बाद यहां पर A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3 ये भी लिख सकते थे। यहां से ये समझे कि आप किसी भी कॉलम से, अब ये कॉलम, इस कॉलम में k एक कॉमन फैक्टर है सभी का, इन एलिमेंट्स का, तो आप k कॉमन ले लिया। यहां पर आप इस रो से ये कॉमन अगर निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं k टाइम्स डिटरमिनेंट A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान रखें कि आप किसी डिटरमिनेंट को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो या किसी रो, एक पर्टिकुलर रो से या एक पर्टिकुलर कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा। अगर किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में कोई कांस्टेंट प्रेजेंट है, तो उस कांस्टेंट को अगर बाहर निकाल रहे हो तो एक रो से एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। दैट मींस अगर मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपके पास, चलो यहां पर एक क्वेश्चन प्रेजेंट है उसी टाइप का, हम वो यहां पर कर लेंगे। ये आपको समझ आया? अब इस बात को रेफरेंस में रखते हुए आपको शो करना है कि ये एक्सप्रेशन और ये तीनों एक्सप्रेशन सेम वैल्यूज देंगे। आपको ये प्रूफ करना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे सर क्या कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम एक्सपेंड कर देंगे, तो मैं यहां पर लिख देता हूं विदाउट एक्सपेंडिंग। विदाउट एक्सपेंडिंग, विदाउट एक्सपेंड्स आपको इन तीनों को इक्वल प्रूव करना है। अच्छा, अगर विदाउट एक्सपेंड है सर तो हम क्या करें? तो करना कुछ नहीं है, आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करें और उसके हेल्प से इसको, इन तीनों को इक्वल प्रूव करना है। तो इसको मैं हटा देता हूं, चलो इसको रखो, आप यहां पर रेफरेंस को समझ सकते हो अच्छे से। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, ये साइड लेके चलते हैं और इस साइड से हम ये साइड भी प्रूफ करेंगे और ये साइड भी प्रूफ करेंगे। आपको डिटरमिनेंट में से कॉमन लेना भी आ गया और डिटरमिनेंट के अंदर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने की जरूरत है तो मल्टीप्लाई करना भी आ गया। हमने क्या किया, यहां से ये साइड लेके चले डिटरमिनेंट के अंदर, x स्क्वायर x क्यूब, y स्क्वायर y क्यूब, z स्क्वायर और z क्यूब, हमने ये साइड ली। ठीक है, अब स्टूडेंट आप लोगों को अभी अभी बताया था कि अब अगर आप कोई कॉमन फैक्टर किसी रो या किसी कॉलम में देख पा रहे हैं तो उस कॉमन फैक्टर को कॉमन ले सकते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, इस रो में आपको x मल्टीप्लाई में दिख रहा है, x स्क्वायर x क्यूब, इस रो में आपको y दिख रहा है और इस रो में आपको z दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो पहली रो से मैंने x कॉमन लिया, एक रो से एक ही, और दूसरी रो से हमने y कॉमन लिया, तीसरी रो से हमने z कॉमन लिया, बाहर आ गया x y z। अब ध्यान से देखना क्या है, इधर से x कॉमन लेने के बाद 1x स्क्वायर बना, इधर कॉमन लेने के बाद 1y स्क्वायर बना, इधर से 1z और z स्क्वायर बना। गॉट इट स्टूडेंट? ये कॉमन लेने के बाद ये एक्सप्रेशन बना।
अब इस एक्सप्रेशन को अगर देख रहे हैं तो सर हमारे पास एक्स वाई जेड यहाँ पर ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी ठीक है, लेकिन इस कॉलम में एक्स वाई जेड की जरूरत है। अब मेरे को एक बात बताओ स्टूडेंट, हमें अच्छे से पता है कोई कांस्टेंट अगर डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करना है तो वो कांस्टेंट या तो किसी रो में मल्टीप्लाई होगा या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो हमने क्या किया, इस ये पर्टिकुलर कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना पसंद किया। तो जैसे ही फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वैल्यू को यहां पर रखा एक्स वाई जेड, एक्स और एक्स के सेम क्योंकि हम कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर एक्स वाई जेड आ जाएगा, यहां पर भी एक्स वाई जेड आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर। गॉट इट स्टूडेंट। अब ध्यान से देखेंगे, हम लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड, हमने इक्वल किसके दिखा दिया, मिडिल साइड के। गॉट इट। अब लेफ्ट हैंड साइड से मिडिल साइड पे गए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड पे जाने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट ध्यान से देखना कर क्या रहे हैं। अच्छा, इसके लिए तो हमने क्या किया, इस पूरे एक्स वाई जेड को इस कॉलम फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन नेक्स्ट जो काम कर रहे हैं वो ध्यान से देखना। हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस कंप्लीट को इससे मल्टीप्लाई ना करके हमें जहां जहां जो जो रिक्वायरमेंट, हमें अच्छे से पता है कांस्टेंट को हम किसी रो से या किसी कॉलम से, यहां पर एक्स वाई जेड 3 मल्टीप्लाई में एक एलिमेंट उठाएंगे, एक रो से मल्टीप्लाई एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखो, अगर मैं इस x को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, ये तो नहीं कर रहा हूं ना x को सभी से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, हम किसी भी कांस्टेंट को एक कॉलम या किसी एक रो से, मैंने इस x को इससे मल्टीप्लाई किया, इस y को ध्यान से देखो, इस y को हमने यहां से उठाया और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस z को हमने यहां से उठाया और इस कॉलम थर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्सप्रेशन क्या बना, ध्यान से देखना, पहले हमने x को इंच से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आया x, यहाँ x, यहाँ x, इस y को यहां से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, वाई स्क्वायर और वाई जेड, और z से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर जेड, और यहाँ वाई स्क्वायर जेड, और यहाँ आ गया स्टूडेंट जेड क्यूब। ध्यान से देखोगे तो यही आपकी राइट हैंड साइड है, देख पा रहे हो, ये अपनी क्या है, राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट बेसिकली क्वेश्चन आसान था, बस इस क्वेश्चन से हम ये समझाना चाह रहे हैं कि आप किसी पर्टिकुलर रो से कॉमन कैसे निकालते हो, या फिर किसी कांस्टेंट को किसी डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कैसे करते हो एज पर रिक्वायर्ड कंडीशन। यहाँ इस क्वेश्चन की कंडीशन, क्वेश्चन रिक्वायर कह रहा था कि यहाँ पर हमें कॉलम फर्स्ट में x चाहिए, x हमारे पास बाहर भी प्रेजेंट था, तो हमने इस डिटरमिनेंट को इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, x को, यहाँ पर y को हमने कॉलम सेकंड से और z को हमने कॉलम थर्ड से, यहाँ से राइट हैंड साइड आ गई, और इन तीनों को इकट्ठा अगर कॉलम फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मिडिल साइड आ गई थी। गॉट इट स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज और बचती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी IIT JEE 1999 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में पूछा है अगर ये अपना कोई फंक्शन है तो आपको वैल्यू बतानी है f ऑफ 100 की। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को किस किस तरीके से आप सोच पा रहे होंगे। सबसे पहले आपका बेसिक मेथड, आपने x की जगह 100 रख दिया होगा, इसको सोल्व करने की कोशिश की होगी, ये वेरी मच कैलकुलेटिव हो गया होगा। ध्यान से देखोगे 101 100 इंटू 101, यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ही हैवी होगी। तो आप सिंपल सा मेथड है, अगर ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया है तो ये तो है नहीं कि आधा घंटा इसी में लगाना है, तो आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टीज को यूज करके इस एक्सप्रेशन को थोड़ा आसान बनाना है। पहला तो ये। दूसरा, किसी ने सोचा होगा सर हम इस फंक्शन को, ये फंक्शन एक डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट वैल्यू देगा तो हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं और सोल्व करने के बाद x की जगह 100 रख देंगे। तो आप अगर इसको सोल्व करने बैठोगे तो x क्यूब तो यहाँ पर ही आ जाएगा, और इसको इस एक्सप्रेशन, मान लो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, और मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 5 तक गाड़ी पहुंच रही है, और पावर 5 में अगर 100 रखा तो कैलकुलेशन करोगे तो वेरी मच वो भी डिफिकल्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन वैसे भी नहीं होना। इसका मतलब ये तो श्योर है कि प्रॉपर्टीज लगेंगी। अब प्रॉपर्टी लगेंगी तो क्या क्या लगेंगी,
अभी अभी हमने 2 से 3 प्रॉपर्टी पढ़ी है, उनमें से कोई प्रॉपर्टी यूज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान से अगर देखेंगे आप लोग, तो आप इस एक्सप्रेशन में ऑब्जर्व करिए कि सेकंड रो में x यहां पर भी प्रेजेंट है, यहां पर भी प्रेजेंट और यहां पर भी। गॉट इट? सेम तरीके से x थर्ड रो में यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट और यहां पर भी प्रेजेंट है। उसके साथ साथ x माइनस 1 यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट और यहां पर भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स सेकेंड रो से तो x कॉमन आ रहा है, थर्ड रो से x और x माइनस 1 दोनों कॉमन आ रहे हैं। ध्यान से देखो, सेकेंड रो से x, थर्ड रो से x माइनस 1 इंटू एक्स, तो ये कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद एक्सप्रेशन बना क्या? 1x और x प्लस 1। यहां x कॉमन आने के बाद 2, यहां x माइनस 1 और यहां x प्लस 1। ध्यान से देखते रहना स्टूडेंट्स, यहां अगर कॉमन लेंगे तो 3 आया, यहां पर अगर x और x माइनस 1 दोनों कॉमन लेने के बाद x माइनस 2 आया, और यहां पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहां पर x प्लस 1 कॉमन आया। आया कि नहीं आया स्टूडेंट? अब कुछ को तो दिख रहा होगा सर बात बन रही है, कॉलम थर्ड से x प्लस 1 कॉमन हो रहा है। चलो कॉमन ले लेते हैं उसको भी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन जाएगा 1x1। ध्यान से देखना, 2x माइनस 1 1, यहां पर 3x माइनस 2 1। गॉट इट स्टूडेंट? ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बना, सिंपल सा डिटरमिनेंट दिख रहा है। अब अगर मैं वैल्यू पुट भी करने की कोशिश करूं तो हो सकता है आसान हो जाए। अच्छा, वैल्यू पुट बाद में करेंगे, पहले इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। और वो सोल्व कैसे होगा? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे यहाँ पर तो ऑफ कोर्स। तो 1 के अलोंग अगर हमने बात की तो ये कॉलम ये रो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे, तो x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ये आएगा स्टूडेंट। ध्यान से देखोगे तो फिर मैंने माइनस एक्स के अलोंग रो और कॉलम x डिलीट किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 3। ध्यान से देखते जाओ स्टूडेंट, प्लस 1 इंटू इसके अलोंग ये गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का 3x प्लस का 3। गोट इट स्टूडेंट? एक बार थोड़ा सा सोल्व करते हैं। x से x कट गया, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1, 1 इंटू 1 1, यहां से तो पूरा 1 मिल रहा है। यहां पर ध्यान से देखोगे, माइनस 1 को माइनस x से करेंगे तो प्लस x, और ध्यान से देखो यहां माइनस x और यहां माइनस 1, तो माइनस एक्स माइनस 1, यहां से कंप्लीट वैल्यू ये मिली, और यहां है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स से एक्स कट गया, 1 से 1 कट गया। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 0। दैट मीन्स अपना जो रिक्वायर्ड फंक्शन कुछ नहीं आया, क्या आया? 0। दैट मीन्स कॉन्स्टेंट फंक्शन। आप इसमें मर्जी है, आप कुछ भी पुट कर लो, ये हमेशा ही 0 रहना है। 0 रहना है, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई वो 0 आई। 0 आई तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी ऑप्शन गलत हो गया। गॉट इट स्टूडेंट? ये बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक। लेकिन यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज का यूज दिख रहा था हमें कि किसी कॉलम या किसी रो से कॉमन कैसे निकालते। कॉमन निकालने के बाद क्वेश्चन आसान हुआ। आसान होते ही डायरेक्टली हमने देखा कि फंक्शन ही 0 फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। दैट मीन्स इसमें कुछ भी पुट करो ये हमेशा 0 देगा। ठीक है स्टूडेंट, हमारी प्रॉपर्टी 3 हो गई थी। फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप इसको ऑब्जर्व करो, अच्छे से सीखो। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अभी बता रहे हैं कि किसी डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज नहीं, किसी डिटरमिनेंट के अगर रोज को इंटरचेंज करें, हो सकता है 2 रो को इंटरचेंज कर रहे हो सकता है 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हो। तो अगर एक बार इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा बाहर, 2 बार करते हैं तो 2 बार नेगेटिव साइन आया, इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 3 बार क्या तो माइनस 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 3 टाइम्स आएगा, दैट मीन्स माइनस हो जाएगा। 4 टाइम क्या तो माइनस 4 टाइम्स आएगा, दैट मीन्स प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो गया, किसी डिटरमिनेंट के अंदर किन्हीं 2 रो को इंटरचेंज अगर कर रहे हो या किन्हीं 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हो तो
वो इंटरचेंज पर डिपेंड करता है कितने टाइम आपने इंटरचेंज किया। अगर इंटरचेंज इवन टाइम्स किया तो पॉजिटिव साइन ही रहेगा, अगर इंटरचेंज ओड टाइम्स कर दिया तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। मतलब डिटरमिनेंट के अंदर रो या कॉलम के इंटरचेंज करने पे, एक बार इंटरचेंज करने पे एक नेगेटिव साइन बाहर आता है। ये आप बात को समझना है। तो इसको प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखते हैं। प्रॉपर्टी लिखेंगे आफ्टर इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज, property 4, after even number of interchange, इंटरचेंज क्या करना है, या तो रो हो या कॉलम हो। ध्यान रहे एक साथ रो और कॉलम दोनों साथ इंटरचेंज नहीं करना है, या तो दो रो को इंटरचेंज करोगे या दो कॉलम को ही इंटरचेंज करोगे। अच्छा, आफ्टर इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज रो एंड कॉलम, डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम। डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहेगा, सेम। या फिर हम बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, या डिटरमिनेंट ओके कोई बात नहीं है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम। दूसरी बात, इसी का सेकंड पार्ट, आफ्टर odd number of interchange, odd number of interchange रो या फिर कॉलम, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज विद नेगेटिव साइन, सिर्फ नेगेटिव साइन से चेंज होगा। बात समझो स्टूडेंट, क्या कहा गया है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की दो रो को अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स इंटरचेंज करेंगे तो साइन कुछ भी चेंज नहीं होगा, डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर ओड नंबर ऑफ टाइम इंटरचेंज कर दिया तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये बात कहना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड पहले आपको कुछ एग्जांपल्स लेके एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाए। हाँ, यहां पर नोट में आप ये बात जरूर लिख लेना कि रो को आप रो से इंटरचेंज कर सकते हो, कॉलम को आप कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे रो को कॉलम से इंटरचेंज नहीं कर सकते। ये दोनों वैलिड है, ये वैलिड नहीं है। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रहे कि एक बार में या तो रो ऑपरेशन ही लगा सकते हो या कॉलम ऑपरेशन ही लगा सकते हो। दैट मीन्स एक बार रो ऑपरेशन लगा लो, ये नहीं है कि आपने एक बार लगाया रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर रहे हैं और कॉलम फर्स्ट को रो 1 से भी। दैट मीन्स यहां पर रो भी चेंज भी हो रही थी, फिर उसका चेंज कॉलम के साथ भी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सॉरी, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कॉलम के एलिमेंट्स रो में भी होते हैं और रो के एलिमेंट्स कॉलम में होते हैं। ध्यान से देखो, अगर एक एग्जांपल लेके चलें कि अपना डिटरमिनेंट ए कुछ इस तरीके से दे रखा है 1 2 3 -2 5 7 0 9 3, ये है। अब आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है और ये रो थर्ड है। ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है और ये कॉलम थर्ड है। ये आप लोगों को अच्छे से पता है। तो मैंने क्या कहा है कि आप ये दोनों एक्सप्रेशन एक साथ नहीं लगा सकते। भाई आपने क्या कहा, रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब इन दोनों को पोजीशन को इंटरचेंज, इसको यहां ले जा रहे हैं, इसको यहां ले जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये बोल दिया कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से इंटरचेंज कर रहे हैं। तो वो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आप इसको लगाओ, इसका चेंज करने के बाद जो डिटरमिनेंट आए उसमें कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो, नो इश्यू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको मैं इस एग्जांपल के थ्रू कुछ थोड़ा बहुत सोल्व करने, मतलब इंटरचेंज के बारे में बता देता हूं। इंटरचेंज जनरली होता क्या है। मान लो
आपको R1 से R3 का इंटरचेंज करना है। मतलब R1 और R3 का इंटरचेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये कर रहे हैं। करने के बाद आपको क्या मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। 1 2 3 फर्स्ट रो थर्ड रो बननी चाहिए और थर्ड फर्स्ट, तो मतलब 1 2 3 पहले थर्ड रो की जगह लिख दिया हमने, ध्यान रखो। सेकंड में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे तो सेकंड को एज इट इज लिख दो, -2 5 और 7। गॉट इट स्टूडेंट। और हमें बताया था कि R1 को R3 से, R3 को R1 से, मतलब इसकी जगह अब थर्ड रो ले आओ 0 9 3। अब मेरे को बताओ कितने टाइम इंटरचेंज किया। यहां पर सिर्फ एक ही इंटरचेंज किया, और एक होता है ओड नंबर, ओड नंबर होता है तो साइन चेंज हो जाता है, मतलब एक नेगेटिव साइन बाहर लगा दो। स्टूडेंट समझ आया? R1 को R3 से कैसे इंटरचेंज किया और नेगेटिव साइन आ गया। आप कहोगे सर ये कैसे आया, तो आप इजिली, एक सिंपल मेथड है, इसको सोल्व करो और इसको सोल्व करो। जब डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करोगे, अगर मान लो यहां पर इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 आई, माना है, सोल्व नहीं किया, 5 आई, तो इसकी 100% -5 आएगी। और अगर इसकी -5 है तो इसकी 100% +5 आएगी, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी के थ्रू बात कर रहे हैं। आप चेक कर सकते हो, इजिली क्या चेक कर सकते हो। अच्छा, अब किसी स्टूडेंट का मन किया, सर मैं इस पे ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूं सर, मान लो कॉलम सेकंड को मैं कॉलम थर्ड से रिप्लेस करना चाह रहा हूं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये काम करने के बाद एक डिटरमिनेंट आया, और डिटरमिनेंट पे हम रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम को। इन बातों को, पीछे वाली बातों को भूल जाते हैं। अब आ जाओ, कॉलम फर्स्ट कौन है, कॉलम सेकंड कौन है, कॉलम थर्ड कौन है, सब आपको पता होना चाहिए। इन दोनों का इंटरचेंज कर रहे हैं, तो पहला कॉलम पहले ही लिख दो, 0 -2 1 9 3 9 5 2 को हमें थर्ड पोजीशन पे लेके जाना है, और 3 7 3 को हमें सेकंड पे। इसका मतलब यहां पर आएगा 3 7 3, और यहां पर आ जाएगा 9 5 एंड 2। गॉट इट स्टूडेंट। अब ध्यान से देखो, एक माइनस था, वो माइनस तो ये रहा। अब हमने एक इंटरचेंज किया है, और अगर ओड नंबर ऑफ टाइम इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा, तो सिंबल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। गॉट इट। अब आप कहोगे सर क्या इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट सेम आएगा, तो 100% सेम आएगा, सेम 100%। अब आप इस प्रॉपर्टी को विजुलाइज कर सकते हो। यहां से यहां कितने इंटरचेंज किए, एक। यहां से यहां कितने इंटरचेंज किए, एक। कितने इंटरचेंज टोटल हो गए, 2। और 2 कितना होता है, इवन नंबर। इवन नंबर होता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, सेम रहती है। तो इसका मतलब सर ऐसा भी है, रो को इंटरचेंज कर लो, कॉलम को इंटरचेंज कर लो, अगर काउंटिंग में इवन नंबर ऑफ टाइम हो। ध्यान रहे, ये नहीं कर सकते कि R1 को R2 से और कॉलम सेकंड को कॉलम थर्ड से एक साथ एक बार ही इंटरचेंज करें, इंटरचेंज होगा ही नहीं है। बात समझ गए? तो एक बार इसको कर लिया, उसके बाद अगले स्टेप में इसको कर लिया, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इवन नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे तो इंटरचेंज पे कोई साइन चेंज होगा नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ चेंज नहीं होना। नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव। अगर ओड नंबर ऑफ टाइम्स इंटरचेंज कर रहे हैं तो साइन नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ छोटी छोटी बातें एक दो और बताते हैं आप लोगों को कि कैसे क्या करना है। मान लो स्टूडेंट, आपके पास ये डिटरमिनेंट है डेल, ये जैसे हमारे पास ये डेल मान लो, आपने पहला इंटरचेंज किया, इस एक्सप्रेशन को हमने डेल 1 माना, इसको सोल्व किया, इस एक्सप्रेशन को हमने डेल 2 माना। तो आप ध्यान से देखो, डेल से डेल 1 पर जाने के लिए आपने रो का इंटरचेंज किया है, डेल 1 से डेल 2 पर जाने के लिए आपने कॉलम का इंटरचेंज किया है। तो कहने का मतलब ये है, ये डेल है, आपने प्रोसेस स्टार्ट किया और डेल 1 पर गए, डेल 1 पर गए। मान लो आपने आर आई का आर जे के साथ इंटरचेंज किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा छोड़ो, हम ऑपरेशन लिखते हैं। मान लो R1 को R3 से इंटरचेंज किया और R2 को R1 को, हाँ ठीक है, चलो वो बात बाद में करेंगे। R1 को R2 से किया, यहां पर इसके बारे में बात कर रहे हैं ना। R1 को R3 से किया, फिर यहां पर गए, कॉलम सेकंड को कॉलम थर्ड से इंटरचेंज किया, और यहां पर हम कहां पहुंचे, डेल 2 के बारे में।
अब आपको यहां पर जितने भी इंटरचेंज लगे हैं उनको काउंट कर लो, 1 और 2, ये भी एक इंटरचेंज हुआ है, ये भी एक इंटरचेंज इवन हुआ है, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। यही बात हमने यहां पर भी बताई आप लोगों को, बात समझ गए। अब इस इंटरचेंज में हमने कहा कि रो लगा रहे हो तो रो इंटरचेंज कर लो, करने के बाद इसका कंप्लीट होने के बाद आप कॉलम लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां कॉलम कर रहे हो तो इसके साथ साथ रो मत लगाना। ये कंप्लीट होने के बाद ये आया, अब कुछ भी लगा सकते हो आप, रो भी लगा सकते हो या कॉलम। रो लगाते हो तो रो ही लगाओ, कॉलम लगाते हो तो कॉलम। ये नहीं करना एक साथ रो और कॉलम दोनों इंटरचेंज कर दिए तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा काम जरूरी है, एक दो क्वेश्चन करते हैं, देन आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन। आओ स्टूडेंट, स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन प्लस दिस एक्सप्रेशन किसके इक्वल आएगा। अब ये तो 100% श्योर है, 70% स्टूडेंट ये सोच रहे हैं सर इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, हो जाएगा क्वेश्चन तो। लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे क्वेश्चन को कि यहां पर जो डाटा दे रखा है 103, 115, 114, अगर इसको एक्सपेंड करने भी लग गए तो एक रो को एक्सपेंड करने में हालत खराब हो जाएगी। इसके अलावा इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 170% स्टूडेंट यहीं पर गड़बड़ कर देंगे। मल्टीप्लाई इतना आसान थोड़ी ना है, 3 डिजिट्स का मल्टीप्लाई है, कैलकुलेशन करने में काफी टाइम लग जाएगा और कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, ना चाहते हुए भी हो जाती है। इसलिए हमें ये तो दिख रहा है कि हमें इसको सोल्व तो करना है लेकिन एक्सपेंड करके नहीं करना है, इसको हम प्रॉपर्टी का यूज करके ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो डाटा एक बार ऑब्जर्व करो, 103 इसमें भी है, इसमें भी है, 115 इसमें भी है, इसमें भी है, 114 इसमें भी है, इसमें भी है, सारा जितना डाटा इधर लिखा है उधर भी लिखा है। बोल सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क कुछ नहीं, अगर डाटा सेम दिख रहा है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको सिर्फ एक ही सोल्व करना पड़े, हो सकता है एक दूसरे का नेगेटिव हो रहा हो। तो हम क्या करेंगे, एक को उठाते हैं, इसमें रो और कॉलम का इंटरचेंज करते हैं, कोशिश करते हैं हम इस टाइप का बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अगर इस टाइप का बना पाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्या पता पूरा ही आसान हो जाए, चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम सबसे पहला काम करते हैं कि अब एक बार ध्यान से देखो, यहां पर 115 और 114 फर्स्ट रो में है और 103 तीनों, यहां पर ये डाटा फर्स्ट रो में है और यहां पर ये डाटा रो थर्ड में है। ध्यान से देखो, हो सकता है इधर उधर हो रखे होंगे लेकिन वो फिर कॉलम वाले ऑपरेशन भी तो है हमारे पास। तो हमें अगर ये ऑब्जर्व हो रहा है कि ये फर्स्ट में है थर्ड में है तो हम क्यों ना फर्स्ट और थर्ड को सबसे पहले इंटरचेंज करें। ध्यान रहे स्टूडेंट, हमने क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए डेल मान लिया। तो डेल में हमने पहला ऑपरेशन लगाया क्या, R1 को R3 से इंटरचेंज किया, R1 को R3 से इंटरचेंज किया, R1 R3 को इंटरचेंज किया, डेल के अंदर ऑपरेशन लगा रहे हैं। लगाने के बाद आप लोगों को ऑब्जर्व हुआ, यहां पर मिला 104, यहां 113, यहां 116 और यहां 111, 108, 106 और यहां 103, 115 और 114। स्टूडेंट इतनी बात तो समझ आ गई होगी। अब सर ठीक है, यहां पर आपने जो चाहा वो मिल गया, लेकिन अब हमें ये भी तो पता है 115 पोजीशन कौन सी है फर्स्ट, यहां पर कौन सी है सेकंड, इसका मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा, यस और नो। तो हम क्या करते हैं, अगला प्रोसेस अप्लाई करते हैं कि अब रो का ऑपरेशन लगा दिया, अब यहां पर हम कॉलम चाहे तो कॉलम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने क्या किया, कॉलम फर्स्ट को इंटरचेंज किया कॉलम सेकंड के साथ। अब कुछ स्टूडेंट तो कह रहे होंगे सर आप नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया, आपने दो रो को इंटरचेंज किया। भाई मान लो ये नेगेटिव लग गया, गॉट इट। अब यहां पर एक इंटरचेंज और कर रहे हैं तो अपने आप पॉजिटिव लग गया, क्यों, एक इंटरचेंज ये हो गया, एक इंटरचेंज ये हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया।
अब हमें इन दोनों को इंटरचेंज करना है, ध्यान से देखना। अब कॉलम सेकंड को पहले लिख रहे हैं 113 108 115 और यहां लिख दिया 104 111 और यहां लिख दिया 103 और ये आ गया 116 106 और 114। गॉट इट स्टूडेंट? एक इंटरचेंज पे नेगेटिव आया, दूसरे इंटरचेंज पे दो नेगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव। इवन टाइम्स इंटरचेंज पे सिंबल चेंज, साइन चेंज नहीं होता, डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता। अब ध्यान से देखो, अब सर 114 यहां सेकंड पोजीशन पे है, यहां पर थर्ड पे है, इसका मतलब पहले हम इन्हीं को इंटरचेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अगला जो प्रोसेस अप्लाई किया हमने, C2 को C3 से इंटरचेंज किया। अब C2 का काम ये कर रहा है, C3 का ये कर रहा है। आ जाओ इंटरचेंज करेंगे, ध्यान से देखो, ये माइनस है ये प्लस है। अब एक इंटरचेंज कर रहे हैं, एक बार ऑपरेट कर रहे हैं तो माइनस पहले लगा दिया है। फर्स्ट कॉलम को सबसे पहले लिख दो आप, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज कर ही नहीं रहे। सेकंड की जगह थर्ड को लिखो, 116 106 114 और 104 111 और 103। ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये हो गया। अब एक बार ऑब्जर्व करो, 113 108 115 116 106 114 104 111 103। लेकिन हमने क्या कहा, हमने ऑपरेशन लगाई डेल पे और पूरे डेल को इसमें इंटरचेंज कर दिया। लेकिन ध्यान से देख पा रहे हो कि ये डेल यहां पर नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। मतलब यहां पर इसकी वैल्यू अगर डेल है तो अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो इस माइनस को इधर भेजना पड़ेगा कि नहीं। मतलब यहां पर क्या हुआ, ओवरऑल डेल किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ 113 116 104 108 115 106 111 114 103। अब इस नेगेटिव को यहां से हटा के यहां लगा सकते हो, यस और नो। मतलब ये अगर डेल है तो ये इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या आई, माइनस डेल आई कि नहीं आई। भाई हमने ऑपरेशन लगाए, नेगेटिव सिंबल आया, ये डेल आती है माइनस डेल, और हमें पता है डेल प्लस ऑफ माइनस डेल, मतलब डेल माइनस डेल दैट मींस जीरो। अपना फाइनल आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, जीरो। तो प्रॉपर्टीज अच्छा काम कर रही है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने इजीली निकालने, हमने देखा डाटा ऑब्जर्व किया, सेम सेम दिख रहा है, फिर हमने दो तीन नंबर्स को उठाया, उनको फिक्स करना स्टार्ट कर दिया, दोनों को सेम बनाने की कोशिश की। लेकिन सेम बनाते टाइम हमने देखा अगर इसको डेल मानना है तो ये माइनस डेल आ गया अपने आप, और माइनस डेल आ गया तो दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, जीरो। गॉट इट स्टूडेंट? तो इसी तरीके से हम एक लास्ट तो नहीं है, एक अच्छी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं कि हम किन्हीं दो डिटरमिनेंट्स को ऐड कैसे करते हैं। गॉट इट? दो डिटरमिनेंट्स को ऐड कैसे करते हैं, देखो। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 पर चलेंगे। आई थिंक पता नहीं 4 या 5 कितनी होगी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। अब हम प्रॉपर्टी नंबर मान लो 5 है, तो अगली प्रॉपर्टी P5 मान लेते हैं, ठीक है। तो एडिशन ऑफ टू डिटरमिनेंट। स्टूडेंट ये डिटरमिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये डिटरमिनेंट अगर आ गया तो मतलब श्योर मेंस और एडवांस में एक एक क्वेश्चन तो 100% है। तो एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं कि क्या किस किस का हम ऐड कर रहे हैं। मान लो x y z a1 b1 c1 a2 b2 और c2, इसका एडिशन हमें करना है l m n a1 b1 c1 a2 b2 और c2। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग सोच रहे होंगे सर ये एडिशन किस टाइप का है, यहाँ पर तो दो रो सेम है। हाँ तो भाई दो रो सेम होने भी तो चाहिए। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना है, मतलब किस तरीके से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट बेसिकली एडिशन का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का दिखा कि दो रो अगर सेम दे रखे हैं, या फिर दो कॉलम भी चल सकते हैं, दो कॉलम सेम हो, अगर दो रो सेम है तो दोनों रो जो सेम है उनको तो पहले एज इट इज लिख दो। लिख दिया।
अब उसके बाद आपको करना क्या है, फर्स्ट रो यहां पर ये है और यहां पर फर्स्ट रो ये है। अब दोनों फर्स्ट रो को ऐड कर दो। हमने एडिशन ही सीखना था। यहां एक्स वाई जेड, यहां एल एम एन, तो आपको ऐड करेंगे तो यहां बनेगा एक्स प्लस एल, यहां बनेगा एम प्लस वाई, और यहां बनेगा जेड प्लस एन। गॉट इट स्टूडेंट? ऑलवेज रिमेंबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 अगर दोनों में सेम थे तो हमने सेम लिखा, लेकिन यहां पर एक्स वाई जेड, फर्स्ट रो एक्स वाई जेड था, इधर फर्स्ट रो में एल एम एन था, दोनों को ऐड कर दिया। अब आपको इधर से इधर याद तो रखना ही रखना है, लेकिन इसका अपोजिट ज्यादा याद रखना है। मतलब ये है कि अगर आपको इस टाइप का कोई फॉर्मेट दिखे जिसमें दो एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से लिख रहा है और ये ऐसे है, तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। गॉट इट स्टूडेंट? मतलब अगर आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। ठीक है? अगर कोई डाउट है तो डाउट सेशन कमेंट सेशन में डालो, उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का दे रखा हो तो इस टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए दो रो सेम है यहां पर। लेकिन अगर ये बात याद नहीं है तो इधर आ जाओ। अगर आपको इस टाइप का कोई पैटर्न दिखा, कैलकुलेशन हैवी हो रही है, तो आप क्या करो, इसको ब्रेक कर लो। मतलब यहां पर y प्लस हम लिखना ज्यादा ठीक रहेगा। यहां पर एक्स वाई जेड और ये दोनों सेम, देखो ये एक्सप्रेशन हो गया। एल एम एन ये दोनों सेम, ये एक्सप्रेशन हो गया। गॉट इट स्टूडेंट? तो आप इसको ये लिख सकते हो, ये आपको याद रखना है। ये प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली इस एक्सप्रेशन को ये लिख सकते हैं, इसको ये प्रूफ करते हैं। इसको थोड़ा सा आपको फील आना चाहिए कि इसको हम लिख कैसे पाएंगे। चलो लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इधर से इधर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को उठाया। राइट हैंड साइड में अपने पास है x प्लस एल, वाई प्लस एम और z प्लस एन। यहां पर है a1, यहां b1, यहां c1, यहां a2, यहां b2 और यहां c2। ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं x प्लस अल्फा, ध्यान से देखना, एक्सपेंड करना है। और हम यूज कौन सा कर रहे हैं, एलिमेंट्स को, किसी पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका एलिमेंट ये है, इसको हम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस C11, यही आएगा भाई। एलिमेंट ये होगा, इसका रेस्पेक्टिव कोफैक्टर ये हो गया, प्लस अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि कोफैक्टर लिख रहे हैं हम यहां पर। अब दूसरा एलिमेंट है A12, दैट मींस y प्लस एम, इसका रेस्पेक्टिव कोफैक्टर कौन हो गया, C12। सेम तरीके से हमारे पास z प्लस एन और इसका रेस्पेक्टिव कोफैक्टर हो गया C13। गॉट इट? ये हमारे पास एलिमेंट्स थे, उनके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से हमने इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट सर ये क्या कर रहे हो, इसको एक्सपेंड करके तो हम ही कर लेते, इसको सोल्व कर लेते, इसको सोल्व कर लेते, इसको सोल्व कर लेते, दोनों को ऐड कर देते। नहीं भाई, हम कोशिश कर रहे हैं ना। अभी देखो कैसे करना है। ये है हमारे पास x प्लस अल्फा C11। हमने क्या किया, C11 मतलब रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स को अलग अलग किया। इसको लिखा x इंटू C11 प्लस अल्फा इंटू C11, यहां से y इंटू C12 प्लस m इंटू C12, ध्यान से देखो, और यहां से z इंटू C13 प्लस n इंटू C13। गॉट इट स्टूडेंट? और इसी बात को ध्यान से देखना, क्या लिख रहा हूं, इन तीनों को इकट्ठा, मतलब x इंटू C11 प्लस y इंटू C12 प्लस z इंटू C13। एक तो ये लिखा, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट किया, इन तीनों को एक साथ, अल्फा इंटू C11 बीटा इंटू, बीटा नहीं, नॉट अल्फा यार, वेयर इज अल्फा, this is L, not alpha. L, x plus L. This is L, or this is L. Okay. M into C12 plus N into C13, इतना लिख दिया। अब स्टूडेंट
अगर मान लो आपको पूछा जाए ये वैल्यू किसके डिटरमिनेंट की, किस टाइप के डिटरमिनेंट की है, अब ध्यान से अगर आप देखो तो C11 बेसिकली है क्या, C11 इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो C11 है क्या भाई, इस एलिमेंट को छोड़ दो, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, इन चार एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। मतलब हम बोल सकते हैं B1C2 माइनस C1B2, माइनस प्लस आएगा, लेकिन यहां पर -1 की पावर 1 + 1 करोगे तो प्लस आएगा। C12 क्या है, ध्यान से देखोगे तो ये गया, यहां पर A1C2 है माइनस और A2C1 है, लेकिन एक नेगेटिव साइन आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। C13 क्या है, C13 का अगर ऑब्जर्व करें तो ये गया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई A1B2 माइनस A2B1, यही है। अब स्टूडेंट क्या कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये एक ऐसे डिटरमिनेंट की वैल्यू है जिसकी फर्स्ट एंट्री A11 x है, सेकंड एंट्री y है, A12 y है, और थर्ड एंट्री A13 z है। मतलब क्या मैं इस बात को ये लिख सकता हूं x y z, और इनके रेस्पेक्टिव C11 C12 C13 यहां पर आएंगे, मतलब कोफैक्टर भाई ये तो कंफर्म है, फर्स्ट रो ये रहेगी, और इनके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर कहां से निकल रहे हैं, इन्हीं 6 एलिमेंट से निकल रहे हैं कि नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूं A1 B1 C1 A2 B2 और C2। इसी तरीके से यहां पर इनका C11 का रेस्पेक्टिव एलिमेंट क्या है, L M और N, इन तीनों से ये आ गया A1 B1 C1 A2 B2 और C2। आप सोल्व करके देख लीजिएगा, वही है भाई। ये कोफैक्टर तो इस पूरे एक्सप्रेशन से C11 C12 C13 के कोफैक्टर तो यही रहेंगे हमेशा, कोफैक्टर तो इन्हीं एलिमेंट से बनने वाले हैं। तो ये हमने लिख दिया। आप डायरेक्टली डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी देखो, डिटरमिनेंट कैसे सोल्व होता था, एलिमेंट को रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे। अब यहां पर भी वही एलिमेंट एल को रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब कोफैक्टर कुछ भी हो, यहां पर जो लिखा जाएगा वही यहां पर लिखा जाएगा, तो मतलब यहां पर जो लिखा गया वही यहां पर लिखा गया, और एलिमेंट्स चेंज थे। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख पाए कि नहीं लिख पाए। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको आप किस तरीके से एक्सपेंड करो, अगर मान लो आपसे ये पूछा जाए, मान लो x प्लस वाई प्लस जेड L प्लस M प्लस N P प्लस Q प्लस R, और यहां A1 B1 C1 A2 B2 और C2। आपको बोला जाए इसको एक्सपेंड करके लिखो, 2 या 3 पार्ट्स में ब्रेक करके लिखो। तो सबसे पहली बात, अगर कोई 2 पार्ट में लिखना चाहे, सबसे पहली बात 2 पार्ट में लिखना चाहे तो इन दोनों को इकट्ठा कर लो, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, एक्सपेंड करके लिख लो। भाई अगर इकट्ठा करते हैं तो हम इसको ये लिख सकते हैं, भाई पहला एलिमेंट मान लेंगे x प्लस वाई, यहां पर L प्लस M और यहां पर P प्लस Q, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। और दूसरे में हम जो बच गया एलिमेंट Z N और R मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। अब यहां पर हमें अच्छे से पता है, बाकी अगर 2 रो सेम है, इन रो को तो एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। यहां पर A1 B1 C1 A2 B2 और C2, ठीक है। अब देखो, अब कुछ का माइंड चल रहा होगा, सर यहां पर इसके 2 टुकड़े और कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, X L और P, A1 B1 C1 A2 B2 C2 प्लस Y M Q A1 B1 C1 A2 B2 C2, और ये हमारे पास है Z N और R A1 B1 C1 A2 B2 और C2। गॉट इट स्टूडेंट। मतलब इसको हमने इस तरीके से लिखा, इसको फिर हमने इन 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, और आप डायरेक्टली लिख सकते थे, पहला एलिमेंट पहला इकट्ठा करके 2 रो को सेम, दूसरा एलिमेंट इकट्ठा करके यहां लिखा और बाकी 2 रो सेम, तीसरा एलिमेंट इकट्ठा करके यहां लिखा और बाकी 2 रो सेम। गॉट इट। ये हमारे पास फॉर्मेट था, हमने इसका लिटिल बिट प्रूफ भी दिया है, फिल करवाने की कोशिश की है कि एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा कैसे गया है। गॉट इट। तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, क्वेश्चन जरूरी है। चलो स्टूडेंट एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते हैं।
तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। हमें क्वेश्चन लिख रहे हैं AB2C, AB क्वेश्चन है AB2C DE2F और LM2N एंड इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने कैपिटल ए मानी है और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने कैपिटल बी मानी है। F2DE दूसरी रो है 2N4L 2M और जो थर्ड रो दे रखी है वो दे रखी है C2AB देन पूछा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ 2A माइनस बी इज फाइंड वैल्यू ऑफ 2A माइनस बी। आपको 2A माइनस बी की वैल्यू पूछी है तो इसको सोल्व करना है कि कैसे करेंगे बताओ। तो स्टूडेंट यहां पर तो एक्सप्रेशन नहीं लग रहे सर, आपने बोला था कि सम वगैरह का कुछ होगा तो वो कर लो, तो भाई सम का तो नहीं है, लेकिन कोशिश करो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहला माइंड में चल रहा होगा सर इसको अलग सोल्व कर लेते हैं, इसको अलग सोल्व कर लेते हैं, दोनों की वैल्यूज रख देंगे। एक बार वेरिएबल देखो ABCDEFGHI सारे आगे, इसमें भी कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ही हार्ड वर्क हो जाएगा, लेकिन इसका हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। हम जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी उन प्रॉपर्टीज का यूज करने की कोशिश करते हैं। यूज कैसे करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखो। ए हमारे पास है AB2C, दूसरा है DE2F, तीसरी रो है LM2N। ओके, इसी तरीके से हमारे पास F2DE 2N4L 2M C2A और B दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इस डिटरमिनेंट में तो कॉलम थर्ड में कुछ कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो A इक्वल आ रहा है 2 टाइम्स ABCDEFLMN, ए तो ये आ गया। हम इसको ए ना मान के इस 2 को नीचे भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी लिख लिया इस तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलो। अब बी के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट बी के बारे में अगर ध्यान से सोचें तो इस रो से हमें एक 2 कॉमन मिल रहा है। अच्छा एक बात देखो, यहां से 2 कॉमन लेने के बाद यहां n, यहां 2 टाइम्स l, यहां m हो गया। यहां एक 2 बचा हुआ है, तो क्या मैं इस कॉलम से भी 2 कॉमन ले सकता हूं क्या? 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां 2 जो बचा हुआ था वो भी गया, ये 2 भी गया। इसका मतलब 2 इंटू 2 4 तो बाहर आ गया। एक रो से कॉलम से दोनों से कॉमन लिया 4 FDE, यहां पर NLM और यहां पर CAB। स्टूडेंट ध्यान से देखो, क्या यही डाटा इसमें भी है और इसमें भी है? ध्यान से देखो, ABCDEFLMN तीनों यहां पर भी है। अब हम क्या करते हैं, या तो इसमें ऑपरेट करो, इसको ऑपरेट करो, मतलब कॉलम और रो ऑपरेशन लगाओ और इसके तरीके से चेंज करो, या इसको इस तरीके से चेंज करो। तो हम क्या करते हैं, इस पर ऑपरेशन लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, आप लोगों को ABC यहां पर तो फर्स्ट रो में दिख रहा है, यहां थर्ड, तो सबसे पहला ऑपरेशन रो फर्स्ट को हमने रो थर्ड से इंटरचेंज किया, तो हमारे पास क्या आया, दैट इज इक्वल टू, माइनस तो आना ही था क्योंकि एक बार ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये आ गया CAB NLM और FDE, ये आ गया पहला। अब देखो स्टूडेंट्स, ये होने के बाद ध्यान से देखो, हमारे पास इसमें A फर्स्ट पोजीशन पे है, B दूसरी पोजीशन पे और C तीसरी पे, तो ये तो कंफर्म है, ये A इधर लाने के लिए इन 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा। पहले कर देते हैं, C1 को इंटरचेंज किया C2 के साथ, हमारे पास एक नेगेटिव इसकी वजह से और आएगा, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा, हमने पहले प्लस लगा दिया है, तो ये आ गया A L और D, इन तीनों को इधर ले C N F और ये आ गया B M और E।
गॉट इट स्टूडेंट। इसके बाद ध्यान से देखो, ए यहां पर आ गया, लेकिन बी हमें यहां पर चाहिए इस एक्सप्रेशन को देखते हुए, सी यहां पर, तो पहले बी और सी को इंटरचेंज करने के लिए C2 और C3 को इंटरचेंज कर देते हैं। ध्यान से स्टूडेंट, यहां प्लस अब ये माइनस बन गया क्योंकि एक इंटरचेंज और कर रहे हैं। तो ए, एल और डी तो सेम, यहां पर बी, यहां पर एम, यहां पर ई, यहां पर सी, यहां पर एन, यहां पर एफ। गॉट इट, इतना आ गया। ये आने के बाद इसके बाद क्या होगा देखो स्टूडेंट, एबीसी आ गया, एबीसी आ गया। ध्यान से देखो, डी ई एफ सेकंड पोजीशन पे है, यहां पर रो थर्ड में है। एल एम एन यहां पर सेकंड रो में है, लेकिन यहां पर थर्ड रो में है, यहां पर सेकंड में है। तो इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब रो 2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, यहां की बजाय यहां लिख देते हैं, रो 2 को इंटरचेंज कर रहे हैं रो 3 से। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट, यहां एक नेगेटिव साइन है और इस इंटरचेंज के बाद वो नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। अपने पास आया क्या, ए बी सी डी ई एफ एल एम एन, आप देख सकते हो यही आया है। आया कि नहीं आया? अच्छा, ये आ गया। ये वैल्यू किसकी थी, बी की, मतलब बी अपने पास इक्वल आ गया। अरे 4 भूल गए ना, तो 4 यहां पर भी लगाओ भाई, यहां पर भी लगाओ, और यहां पर भी 4 लिखो, और यहां पर भी 4 लिखो। तो अपने पास आ गया 4 टाइम्स ए बी सी डी ई एफ एल एम एन, तो दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ध्यान से देखो, यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आएगी a बाई 2 किसके इक्वल आ गया, ए बी सी डी ई एफ एल एम एन। गॉट इट स्टूडेंट। यहां पर इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कैपिटल A डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो अपने पास आ गया b इक्वल्स टू 2a। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 2a माइनस बी, मतलब b को उधर ले जाओ, 2a माइनस बी की वैल्यू आ गई 0। क्या आ गई, 0। ये अपने पास फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो मतलब हम बोल सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। गॉट इट स्टूडेंट। तो हमने वही रो और कॉलम ऑपरेशन यूज करके इस क्वेश्चंस को इजीली कैलकुलेट कर लिया कि इसकी वैल्यू जनरली आएगी क्या। तो बेसिकली स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने कुछ बेसिक से 4 से 5 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, और तो उन प्रॉपर्टीज की जल्दी से जल्दी 2 मिनट के अंदर उनकी समरी लिखने की कोशिश करेंगे। जनरली क्या क्या हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों का मीनिंग सेम होता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि किसी डिटरमिनेंट के अंदर अगर ओड टाइम्स इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन बाहर आता है, अगर इवन टाइम्स इंटरचेंज करते हैं तो कुछ भी साइन चेंज नहीं आता, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव का नेगेटिव रहता है। ठीक है, और टाइम्स इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और इवन टाइम्स इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि अगर x प्लस एन m प्लस लिख देते हैं कोई बात नहीं, y प्लस m z प्लस n, l m और n, और यहां a1 b1 c1 a2 b2 और c2, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दो डिटरमिनेंट में, x y z a1 b1 c1 a2 b2 c2, और यहां पर l m n a1 b1 c1 और a2 b2 c2, इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी ये बताई। एक हमने बताया किसी कांस्टेंट से अगर किसी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना हो तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो इस कांस्टेंट के पास 6 चॉइस होती है, या तो रो फर्स्ट में मल्टीप्लाई हो जाए, या रो सेकंड में, या रो थर्ड में, या कॉलम फर्स्ट में मल्टीप्लाई हो, या कॉलम सेकंड में, या कॉलम थर्ड में। एज योर चॉइस, आप इसको कहीं पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 6 वेज है आपके पास इसको मल्टीप्लाई करने की, कहीं भी कर सकते हो। यही प्रॉपर्टी थी आई थिंक, या कोई और भी प्रॉपर्टी रह गई। मैट्रिक्स का और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है, पहली प्रॉपर्टी।
दूसरी प्रॉपर्टी सम की प्रॉपर्टी लिख दी है हमने, और इवन और ऑड टाइम से इंटरचेंज करने पे क्या होता है उसके बारे में बता दिया है आप लोगों को, एक मल्टीप्लिकेशन का बता दिया है, और एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर किसी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0। या फिर हमने ये बताया कि एवरी एंट्री ऑफ एनी सिंगल रो, सिंगल किसी भी एक रो या एक कॉलम की सारी एंट्रीज अगर सेम हो जाए, सॉरी 0 हो जाए, एवरी एंट्री ऑफ एनी सिंगल रो और कॉलम इज 0, अगर 0 हो तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो भी क्या होती है 0। आज की क्लास में 1 2 3 4 5 6 5 प्रॉपर्टी पढ़ी है। इन प्रॉपर्टीज पे आपको वर्क करना है स्टूडेंट्स। वर्क किस तरीके से, आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क बता देता हूं। वैसे क्लास में अगर आप एलिमेंट्स बुक का यूज कर रहे हैं, बोर्ड के बच्चे अगर कर रहे हैं तो आप 4.2 एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लगभग 50% क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे, और कुछ प्रॉपर्टी हम और बताएंगे, देन आफ्टर दैट वो सारे क्वेश्चन आपसे कंप्लीट हो जाएंगे। और 4.3 एक्सरसाइज तो एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है, वो कंप्लीट आप सोल्व कर सकते हो। बाकी जेई एडवांस और जेई मेंस के जो क्वेश्चंस हैं, एक बार थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद हम जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस बीच में बता रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चंस बचते हैं उनको भी हम क्लास में करवाएंगे। ठीक है, बहुत सारे, ज़्यादा नहीं तो 20 से 25 क्वेश्चंस पीवाईक्यू हम क्लासरूम में करवा देंगे आपको। और अगर 50 क्वेश्चंस आप अपने बिहाफ पर सोल्व कर लेते हैं देन इस चैप्टर को आप स्ट्रॉन्ग समझिएगा। ओके स्टूडेंट, आप मॉडल के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।